2014 में भारत में बिकने वाले 90% स्मार्टफोन्स इंपोर्टेड थे, मैक्सिमम चाइना से। और आज बात करें 2022 की तो 97% ऑफ स्मार्टफोन्स जो इंडिया में बिक रहे हैं वो भारत में ही बने हैं। ना सिर्फ ये, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए के वैल्यू वाले स्मार्टफोन्स हर साल भारत में से एक्सपोर्ट होना शुरू हुए हैं। 7 साल में ये 360 डिग्री जंप इंडस्ट्री में कैसे हुआ और एक प्योर इंपोर्टर कंट्री से भारत एक बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री कैसे बन गया इस हाईली एडवांस इंडस्ट्री के अंदर, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, स्मार्टफोन इंडस्ट्री की भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ी उसके पहले समझना जरूरी है कि इंडियन कंज्यूमर कैसे चेंज हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग का जो इशू लोग कई बार उठाते हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने कमेंट्स में ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया होगा, वो एक्चुअल में क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात 2013-14 की बात करें तो ये वो जमाना था जब इंडिया में लोग ज़्यादातर अपना फर्स्ट फोन खरीद रहे थे। जब आप पहली बार कोई महंगी चीज़ खरीदते हो तो उस टाइम पे हेजिटेशन होता है ज़्यादा पैसे खर्च करने का। पहली गाड़ी हो, बाइक हो, वॉशिंग मशीन हो, आप थोड़ा लोअर एंड का ही खरीदते हो क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो ज़्यादातर जो लोगों ने फोन खरीदे, इंक्लूडिंग मैं भी, हमने 10-15 हज़ार के फोन खरीदे। उस जमाने में 30-40,000 के फोन मिलते थे, बट उस पर इतना अटेंशन देते नहीं थे। बट जैसे लोगों को चीज़ की वैल्यू समझती है उसके यूज़ करने के बाद में, तो जब आप सेकेंड टाइम उस चीज़ को खरीदते हो उस समय पर आप ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते महंगा खरीदने के लिए। 2015-16 तक वो टाइम आ गया था जब इंडियंस वो फोन्स खरीदना शुरू कर रहे थे। यहाँ पर मैं वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईफोन एसई, इन जैसी चीजों की बात कर रहा हूँ जो ज्यादा प्रॉफिटेबल थे कंपनीज के लिए। और ये इंडियन कंज्यूमर अच्छा था आगे स्मार्टफोन्स बेचने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 बिलियन लोगों की मार्केट है और ये धीरे धीरे महंगे फोन्स खरीदना शुरू कर रहे थे जिनमें मार्जिन था। सेकंड बेनिफिट जो कंज्यूमर्स के पीछे आ रहा था वो था, जो सब जानते हैं, जियो। इंटरनेट पेनिट्रेशन भारत में बढ़ रहा था, लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन्स खरीद रहे थे, चाहे वो सस्ते क्यों ना हो। और एक बार जब आदत लगती है स्मार्टफोन की तो आप जानते हो कि 3-4 साल में एक रिकरिंग मॉडल शुरू होने वाला था भारत में, जो इन्हें वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन कंज्यूमिंग कंट्री बनाने वाला था। कंपनीज ये बात समझ रही थी और यहाँ पर एंट्री होती है चाइनीज कंपनीज की। दोस्तों, 17-18 के पहले वो जमाना था जब ज्यादातर माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इन जैसी कंपनीज रेडीमेड फोन्स चाइना में से उठाकर भारत में बेचती थी। और क्योंकि चाइनीज डायरेक्ट कंपटीशन था नहीं तो ये कंपनी चलती भी अच्छी थी। लेकिन चाइना ने ये चीज़ ऑब्जर्व की, चाइनीज कंपनीज चाहे वो ओप्पो, वीवो, बीबी के ग्रुप की कंपनीज है, इन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ना सिर्फ आएंगे लेकिन आके यहाँ पे अपनी असेंबलिंग शुरू करेंगे, ताकि जो छोटा मोटा टैक्स वगैरह कटता है वो भी ना कटे। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो वो जो लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स को मार्जिन लगाते थे वो भी सेव हो जाता था। और ये पैसा उन्होंने लगवाया एडवर्टाइजमेंट के अंदर, बेनिफिट्स के अंदर, जो कि कंज्यूमर्स को पसंद आया। और ये जो बाकी इंडियन कंपनीज थी वो पीछे चली गई जबकि ये कंपनीज ऊपर आई। और ये शुरुआत थी असेंबलिंग की। अब ये बात सच है कि 2016-17 में जो इंडिया के अंदर स्मार्टफोन्स बन रहे थे वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। पहले होता यह था कि जो पूरी आईसी है, पूरा कैमरा मॉड्यूल है, जो स्क्रीन है, बैटरी है, सब बाहर से बन के आता था, भारत में सिर्फ उसकी असेंबली होती थी और डिब्बा, चार्जर, ये सब बन के भारत में बिकता था असेंबल्ड इंडिया के नाम से। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज भारत में चिप असेंबली पूरी होती है। कैमरा मॉड्यूल्स के अंदर सेंसर और मॉड्यूल का जो जॉइंटिंग होता है वो भी इंडिया में होता है। डिस्प्ले फैब्स इंडिया के अंदर बन चुकी है। कुछ चिप्स इंडिया में बनना शुरू हुई है। जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, वो भी भारत में बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंडिया स्पेसिफिक डिजाइन बन के भी इंडिया में पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर होती है। अगर हम कुछ हाई एंड सिलिकॉन प्रोडक्ट्स को छोड़ दे, प्रोसेसर्स, रैम, स्टोरेज, तो वो भारत में नहीं बनती, बाहर से ही आती है। लेकिन ये चाइना का भी केस है, वो ज़्यादातर ताइवान से आती है, कोरिया से आती है। लेकिन आज जो भारत में फोन्स बन रहे हैं उनको ट्रूली मेड इन इंडिया बोला जा सकता है, क्योंकि हम चाइना के अंदर जितने लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑलमोस्ट उतने लेवल पे कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट को समझते हैं जिन्होंने स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बेहतर बनाया। सबसे पहले थी गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट जानती थी कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाना जरूरी है और इसके लिए 3 स्कीम्स मेजरली बेनिफिशियल हुई। पहली थी PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम में किया यह जा रहा था कि अगर कोई कंपनी प्रॉमिस करेगी हम 1 मिलियन स्मार्टफोन बनाए, 2 मिलियन स्मार्टफोन बनाए, तो गवर्नमेंट उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स देती थी पैसों के जरिए, और वो उनको प्रॉफिट्स में काम आती थी क्योंकि कॉस्ट कट हो जाती थी। बट गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट ये था कि इन कंपनीज के आने की वजह से सप्लाई चेन की कंपनीज डेवलप होती थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आती थी, जमीन में, फैक्ट्री बनने में, मशीन्स खरीदने में, जो कि टैक्सेस वगैरह के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए रिकवर गवर्नमेंट को हो जा रही थी। और PLI स्कीम के अंतर्गत ही सैमसंग और कई बड़े कंपनीज ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। नोएडा और तमिलनाडु, ये 2 ऐसे लोकेशंस हैं जिन्होंने इसका बहुत फायदा उठाया। ऐसे जोन्स बनाए गए जहां पर इन स्मार्टफोन वाली कंपनीज को आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप करना बहुत ईजी था। आते थे, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस इन्हें दिए जा रहे थे, यहाँ पर इजीली ज़मीन अवेलेबल की जा रही थी, जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उनके सप्लायर्स के लिए वो यहाँ पे इजीली मैनेजेबल थी, और ओप्पो, वीवो, सब कंपनीज ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया।
अगला था स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जिसके अंतर्गत जो पार्ट्स होते हैं स्मार्टफोन्स के, यहाँ पर ध्यान ज्यादा दिया गया, सप्लाई चेन पर बेसिकली। क्योंकि सैमसंग का फोन खरीदो या ओप्पो वीवो का, प्रोबेबिलिटी है कि कई सारी चीजें वहां पर शेयर होती है। अगर हाई एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो कैमरा सेंसर्स कई बार सोनी के ही होते हैं, जो चिप्स वगैरह होती है वो में भी क्वालकॉम की ही हो, जो स्टोरेज है वो में भी हाइनिक्स का ही हो, सैमसंग का ही हो। बट ऐसे दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, बैटरीज होती है, छोटे मोटे जो आप रजिस्टर्स कैपेसिटर्स है वो पार्ट्स होते हैं। कई बार जो इंटरनल सर्किटरी का बोर्ड होता है वो कॉमन होता है। तो वो चीजें इंडिया में प्रमोट करने के लिए तीसरी स्कीम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुई। और इसके बाद में 2017-18 के बाद शुरू हुआ देश में थोड़े एक्सपेंसिव फोन बिकने का जरिया। आज इंडिया में जो एवरेज स्मार्टफोन बिक रहा है उसकी वैल्यू 30,000 रुपीज़ के ऊपर है, जबकि एक ज़माने में 10,000 के आसपास हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट के इन स्कीम्स की वजह से फैक्ट्रीज बन गई, महंगे फोन्स बिकना शुरू हुए। वन प्लस आज इंडिया का लीडिंग ब्रांड बन गया है सेलिंग के हिसाब से। तो कंपनीज को ये दिखने लगा कि मार्केट मैच्योर हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना बेनिफिशियल है, ईजी है, और इन्होंने फिर यहाँ पे फोन ज्यादा बनाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे फोन्स नए बन रहे थे तो लोगों के पास में पुराने फोन्स भी आ रहे थे बेचने के लिए, या तो वो सीनियर सिटीजन से बच्चों को पास ऑन हो जा रहे थे या फिर लोग उन्हें बेच देते थे अगर वो वर्किंग कंडीशन में हो। लेकिन स्मार्टफोन बेचना भी इतना ईजी नहीं होता है कई बार। इसीलिए मिंटो ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है सेकंड हैंड फोन्स खरीदने और बेचने के लिए। आप यहाँ पर अपना पुराना मोबाइल एक फास्ट, सिंपल और इजी टू यूज मेथड को फॉलो करते हुए बेच सकते हो, और चाहे तो खरीद भी सकते हो। बाकी जो ई कॉमर्स प्लेसेस होते हैं सेकंड हैंड चीजें बेचने खरीदने के लिए, उनसे अलग ये डेडिकेटेड है, और इसका जो स्मार्टफोन सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस है वो बहुत ईजी बन जाती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती। तो आप भी अगर अपना फोन बेचना चाहते हो या सेकंड हैंड फोन खरीदना चाहते हो तो मिंटो ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड जरूर करें। अब इसके बाद जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर पहला है एप्पल की एंट्री। 2017 के बाद फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये तीन जो एप्पल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ये भारत में एंट्री लेते हैं। जहां पर स्टार्टिंग में इन्होंने एप्पल के लिए डब्बे, जो वायर वाले ईयरफोन्स आते थे, चार्जर आता था, ये चीजें बनाना शुरू की। स्मार्टफोन से आईफोन्स नहीं बनते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत के अंदर इनको प्रॉमिस दिखने लगा, वैसे भारत के अंदर पुराने आईफोन मॉडल्स एसई वगैरह की शुरुआत हुई। अब एप्पल है ट्रेंड सेटर इंडस्ट्री में, चाहे वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से हो या बैक प्रोसेस के हिसाब से। एप्पल की एंट्री पूरे दुनिया में न्यूज बनती जा रही थी। अगर आप आज भी इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीजें यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको मैक्सिमम नजर आएगा एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आईफोन इंडिया में बन रहा है। आपको ओवरऑल स्मार्टफोन इंडस्ट्री वाली वीडियोस कम नजर आएंगे। हालांकि इसी समय पर सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री भारत में बना रहा था, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इंडिया में बना रहा था। लेकिन एप्पल के आने की वजह से बाकी जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके सामने एक पॉजिटिव आउटलुक जाता है, एक ट्रस्ट जाता है कि अगर एप्पल इसको ट्रस्ट कर रही है तो वो इंडिया में को ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एप्पल के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एप्पल की जो टाइम होती है, एप्पल का जो सप्लाई चेन है, ये चीजें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर इंडिया जैसा नेशनल स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होते हुए फोन्स बना रहा है तो वो दूसरे कंपनी के लिए तो काम कर ही सकता है। और साथ साथ आज की हम बात करें तो ना सिर्फ यहाँ पे टॉप मॉडल के आईफोन्स बन रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल प्रोडक्शन शुरू हुआ है और एप्पल के आईफोन 14 लॉन्च के एक हफ्ते के भीतर देश में टॉप ऑफ द लाइन आईफोन बनना शुरू हुआ। और एप्पल ने प्रॉमिस किया है कि आने वाले समय में वो 50% ऑफ सारे उनके प्रोडक्ट्स भारत में बनाएंगे। जहां पर लेटेस्ट की बात करें तो पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि बीट्स के प्रोडक्ट्स और एयरपॉड्स भी इंडिया में बनाना शुरू करेंगे। लास्ट जो मेजर फैक्टर यहाँ पे निकल गया वो है जियोपॉलिटिक्स। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोविड के बाद में चाइना में सप्लाई चेन इश्यूज है, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन होने की वजह से प्रोडक्शन में डिलेज है, कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट से भी दिक्कतें आना शुरू हुई, जिसकी वजह से जरूरी बन गया फॉरेन कंपनीज के लिए कि वो ऐसा प्रोडक्शन सप्लाई चेन भी रखे जहां पर वो चाइना में दिक्कत आने के बावजूद भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। इंडिया इसके लिए अच्छा ऑप्शन था। इंडिया के कॉम्पिटिशन में वियतनाम जैसे देश तो थे ही, लेकिन फिर भी बड़े स्केल पर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के साथ में, सस्ते में और एक प्रॉफिटेबल मार्जिन मेंटेन करने के साथ में भारत ही अच्छा देश निकल के आ रहा था, जिसकी वजह से कई सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए। गवर्नमेंट की बात माने तो सिर्फ तमिलनाडु में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बन चुके हैं पिछले 7 साल में, जहां पर 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है पीएलआई, ईएमसी, एसपीसी स्कीम्स के अंतर्गत। 40 से 45,000 जॉब्स डायरेक्टली क्रिएट हो चुकी है। और जितनी कंपनीज आज आई है भारत में, सारों के सारों ने ये कहा है कि वो जितना इन्वेस्टमेंट अब तक किया है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक्सपांशन के लिए। तो फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ब्राइट है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। होपफुली जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड पॉलिसीज अनाउंस हुई है पिछले कुछ महीनों में, वो चिप्स वगैरह बनाने के लिए भी भारत को सक्षम कर देगी, ताकि 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स बन पाए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि अगर आप अपना फोन बेचना चाहते हो या कोई सेकंड हैंड फोन खरीदना चाहते हो तो मिंटो ऐप आपके लिए बेस्ट प्लेस बन सकता है ये सब चीजें करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए मिंटो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए।